स्टार्ट करते बेटा, आज हम करेंगे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आपके डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पर है, और जिसमें डेरिवेटिव्स के क्वेश्चंस भी होंगे। इसके अलावा इसमें कुछ क्वेश्चंस लास्ट में जब जाओगे तो थोड़े से आगे के कॉन्सेप्ट के भी हो जाएंगे, वो एक बार बता दूंगा, बट आगे जब वो कॉन्सेप्ट आएगा तो उनको रिपीट एक्सप्लेन करूंगा, तो वो मार्क कर लेना आप अपनी असाइनमेंट बुकलेट में, मैं मार्क करा दूँ। सो अभी बुक खोलने की कोई जरूरत नहीं है, अपने अपने रजिस्टर खोल लीजिए। हो सकता है कुछ क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने पड़े, जो डायरेक्ट थ्योरी छोटे छोटे क्वेश्चन है वो मैं यहाँ सीधे सीधे एक्सप्लेनेशन करूंगा। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन, आपकी स्क्रीन पे आ रहा है सामने। पहले क्वेश्चन पे तवज्जो दीजिए, एक एक करके डिस्कशन पे लेंगे बेटा सारे क्वेश्चन। जरा फर्स्ट क्वेश्चन को डिस्कशन पे लेते हैं। डिस्टिंग्विश बिटवीन स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स। सबको मालूम है स्टैटिक्स क्या होता है, स्टैटिक का मतलब क्या होता है। स्टैटिक का मतलब जब बॉडी रेस्ट पे होती है उसको समझने के लिए जो फिजिक्स यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं, स्टैटिक्स। और डायनेमिक्स कभी यूज करते हैं जब बॉडी किस पे हो, मोशन। काइनेमैटिक्स और डायनेमिक्स का मतलब क्या होता है। काइनेमैटिक्स होता है स्टडी ऑफ मोशन व्हेन फैक्टर्स अफेक्टिंग द मोशन आर नॉट टेकन इनटू कंसिडरेशन। और डायनेमिक्स में क्या होता है, स्टडी ऑफ मोशन व्हेन फैक्टर्स अफेक्टिंग द मोशन आर टेकन इनटू कंसिडरेशन, जैसे एयर, फ्रिक्शन एंड ऑल। Third, mention the condition when an object is in motion can be considered as a point object. क्या बताया था आपको, किसी भी ऑब्जेक्ट को पॉइंट ऑब्जेक्ट ट्रीट कर सकते हो। कब ट्रीट कर सकते हो, when size of the object is negligible as compared to the field of view। याद है बात। अच्छा एक चीज और, ये कॉन्सेप्चुअल्स करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास 11th में सबसे मेजर जो मार्क्स कटते हैं बच्चों के, वो शॉर्ट क्वेश्चंस में कटते हैं। और अब क्योंकि MCQs ज़्यादा है और बाकी सब, तो ये शॉर्ट क्वेश्चंस की अपनी रेलेवेंस बढ़ गई है। सो कृपा करके कॉन्सेप्चुअल कोई नहीं छोड़ेगा, क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चंस है जो नंबर कटवाते हैं सबसे ज़्यादा। लंबे क्वेश्चन हम रट्टा मार लेते हैं, डेरिवेशन सबको आ जाती है, डेफिनेट जो बेसिक न्यूमेरिकल स्कूल में करते हो वो सब हो जाते हैं, बट रीजनिंग क्वेश्चन में फंसते हो। इस चैप्टर में कम है रीजनिंग, आगे जाओगे रीजनिंग क्वेश्चन बढ़ते जाएंगे। तो जितने ज़्यादा रीजनिंग क्वेश्चन करोगे उतना कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी मिलती है दिमाग में, और उतनी ज्यादा आपके शॉर्ट क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाओगे। बी पार्ट, मेंशन द कंडीशन व्हेन ऑब्जेक्ट इन मोशन कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इफ साइज इज नॉट नेग्लिजिबल। बहुत बड़ा साइज हो एज कंपेयर्ड टू द फील्ड ऑफ व्यू। जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, आई कैन नॉट कंसिडर माई सेल्फ टू बी अ पॉइंट ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू दिस रूम, बट आई कैन कंसिडर to be myself to be a point object if I consider this diameter of 10 kilometers। 10 किलोमीटर के डायमीटर में 5 किलोमीटर रेडियस में पूरा एरिया कंसिडर कर लो, और उसमें अपने आप को कंसिडर कर तो मैं पॉइंट मान सकता हूँ। इस रूम के रिस्पेक्ट में अपने आप को पॉइंट नहीं मान सकता। सो व्हेन साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नॉट नेग्लिजिबल एज कंपेयर्ड टू द फील्ड ऑफ व्यू, देन इट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। अगला, a railway train 400 meter long is going from New Delhi railway station to Kanpur can be considered railway train as a point object? Yes, because size बहुत बड़ा है, but the field of view बहुत बड़ा है। 400 मीटर की ट्रेन है सिर्फ, और दिल्ली से कानपुर बहुत लंबा डिस्टेंस है, कुछ 100 किलोमीटर हो गया। सो जब साइज ऑफ ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा होगा एज कंपेयर टू फील्ड ऑफ व्यू, तो आप बॉडी को क्या कंसिडर कर सकते हो, एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। अगला, ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स विदाउट कंसिडरिंग द कॉज ऑफ मोशन, कौन सा है, काइनेमैटिक्स। इसमें कोई दिक्कत नहीं, 5 तक। 6th पे आ जाते हैं, इफ द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट डिक्रीजेस विद टाइम देन इट्स एक्सेलरेशन। वेलोसिटी कम होती है तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, नेगेटिव। पहले 5-6 क्वेश्चंस बहुत सिंपल थे, धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा। लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस। 7th, acceleration is called as rate of change of velocity. Suppose we call the rate of change of acceleration slap, then what is the unit of slap? Unit of slap हो जाएगा मीटर पर सेकेंड क्यूब। Yes or no? Rate of change of acceleration का मतलब क्या हुआ, acceleration upon time, acceleration upon time, acceleration upon time, acceleration upon time का मतलब क्या हुआ, acceleration upon time। acceleration की यूनिट क्या होते हैं, मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेकेंड, तो इसके क्या हो गए, मीटर्स पर सेकेंड क्यूब। ठीक है जी, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, स्टेट द कंडीशन व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एंड स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट आर इक्वल। वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। दोनों बराबर तो होंगे
जब बॉडी स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेंगी। क्यों? क्योंकि तब डिस्टेंस किसके बराबर हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट के। सो अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हैं तो बॉडी को क्या, तो आप क्या कंसिडर कर सकते हो? वेलोसिटी और स्पीड की वैल्यू इक्वल। सो व्हेन बॉडी मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन, बिकॉज तब क्या हो जाएगा? स्ट्रेट लाइन अगर होगा तो डिस्टेंस जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। स्ट्रेट लाइन मोशन में ही ऐसा हो, और स्ट्रेट लाइन मोशन इन वन डायरेक्शन, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं आगे गया और फिर पीछे आ गया, तो एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी बदल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट, कैन स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट बी नेगेटिव? नो, स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, वेलोसिटी कैन बी नेगेटिव। स्पीड क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी। वेलोसिटी कौन होती है? वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर नेगेटिव हो सकता है और स्केलर वाला कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता स्पीड के कंपैरिजन में। वैसे स्केलर नेगेटिव हो सकता है, पर नेगेटिव स्केलर वैल्यू को रिप्रेजेंट कर सकता है। नेगेटिव स्केलर का मतलब जैसे टेम्परेचर, इस रूम का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है, अगर इसी रूम के टेम्परेचर को -30 कर देता हूँ, बहुत फर्क पड़ जाएगा। वो क्या है? वैल्यू में फर्क, वो डायरेक्शन रिप्रेजेंट नहीं होती वेक्टर में। तो वेक्टर में नेगेटिव साइन जो है वो वैल्यू को सिग्निफाई करता है। 10th, under what condition will distance and displacement of the moving object have the same magnitude? जब बॉडी कैसे ट्रैवल करेगी along the straight line? No problem. अगला, can a body have constant speed but varying velocity? ये क्वेश्चन काफी आता है एग्जाम में। constant speed but varying velocity, constant speed but varying velocity। constant speed मतलब मैग्नीट्यूड सेम रहे, और वेरिंग वेलोसिटी मतलब डायरेक्शन चेंज होती रहे। इसका एक एग्जांपल होता है सर्कुलर पाथ। ये आगे डिटेल में पढ़ोगे। सर्कुलर पाथ पे जब बॉडी मूव करती है, सर्कुलर पाथ पे जब बॉडी मूव करती है तो वेलोसिटी जो है दैट इज ऑलवेज अराउंड द टेंजेंट। सर्कुलर पाथ में वेलोसिटी is always along tangent। अब जब कोई बॉडी गोल घूमेगी तो ऑब्वियसली टेंजेंट की डायरेक्शन बदलती जाएगी, टेंजेंट की डायरेक्शन बदलती जाएगी, बट मैग्नीट्यूड अगर सेम है तो यानी स्पीड सेम है, और डायरेक्शन बदल रही है तो वेलोसिटी बदल रही है। जैसे सपोज करो ये बॉडी ये है, ये टेंजेंट है, मैंने बोला यू सर्कुलर पाथ ले रहा हूँ, तो टेंजेंट की डायरेक्शन देखो कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है कि नहीं हो रही? बट अगर मैं गोल घूमता हूँ कांस्टेंट स्पीड से 2 मीटर्स पर सेकंड से, तो स्पीड कांस्टेंट है, बट डायरेक्शन क्योंकि चेंज हो रही है तो इसीलिए वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। बट अगर कभी बोल दे कि वेलोसिटी कांस्टेंट है तो क्या स्पीड भी कांस्टेंट होगी? हाँ जरूरी है, हाँ जरूरी है। नहीं, वेलोसिटी कांस्टेंट सर्कुलर मोशन में कभी नहीं होगी। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है मतलब मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम, और अगर डायरेक्शन सेम है तो वो सिर्फ कब हो सकता है? जब स्ट्रेट लाइन मोशन है। मेरे मोशन की डायरेक्शन, एक मिनट यार पहले खत्म करने तो प्लीज, मेरे मोशन की डायरेक्शन सेम कब होगी? मैं इस तरफ मूव कर रहा हूं तो मैं किसी तरफ मूव करता रहूं, डायरेक्शन सेम कब होगी? जब मैं स्ट्रेट लाइन में मूव करूं। सो अगर वेलोसिटी इक्वल है तो 101% स्पीड इक्वल होगी, बट अगर स्पीड बराबर है तो जरूरी नहीं है वेलोसिटी बराबर हो, क्योंकि वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या आ जाता है? डायरेक्शन। इस टाइप के रीजनिंग क्वेश्चन 1 मार्कर्स आते हैं। बोल बेटा कुछ कह रहा? कोई भी वाटर पहले इधर गया फिर इधर गया फिर इधर गया फिर इधर गया, ठीक है, बट वो उसको इंस्टेंट कह सकते, पर नहीं कह रहा। आगे बताऊंगा सर्कुलर मोशन। और कुछ कह रहा था बेटा? हाँ जी सर, अगर फॉर एग्जांपल एक कोई बॉडी 0.0 to 1 गई तो -1 चली गई, वो वाला केस इस क्वेश्चन में कंसिडर करेंगे? नहीं बेटा, मैंने स्ट्रेट लाइन बोला इसीलिए, ठीक है? स्ट्रेट लाइन की वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो गई ना। अगर मैं पहले आगे गया फिर पीछे गया तो वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो गई, ठीक है? तो वो वेरिंग वेलोसिटी में काउंट होगा या फिर नहीं? वेरिंग वेलोसिटी में काउंट होगा। अब उसमें स्पीड भी पर वेरिंग होगी बेटा, उसमें स्पीड भी वेरिंग होगी, क्योंकि आप रुक के वापस आओगे ना तो आपका मैग्नीट्यूड भी तो चेंज हुआ बच्चे।
ओके सर, अंडरस्टूड, थैंक यू। तो उसमें ऐसा नहीं होगा, वो इसका क्वेश्चन है ही नहीं। आप ऐसे गए और आप रुक के वापस आ गए तो आपकी स्पीड भी तो बदली। ठीक है सर। यहाँ पे क्या बोला, स्पीड कांस्टेंट है, तो सेम स्पीड से मैं जाता जा रहा हूँ। अब जो वो क्वाड्रिलेटरल बोल रहा था कि पहले इधर गया फिर इधर मुड़ा, तो भाई रुकेगा तभी तो मुड़ेगा, तो वहां पे स्पीड भी तो चेंज हो रही है। तो आपको स्पीड ही सेम रखनी है, तो उसका केस कौन सा बनता है, सर्कुलर। ठीक है, ये याद रखना, ये पॉइंट ये काम आएंगे। सो ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, कब हो सकता है, सर्कुलर पाथ में। ठीक है, इसी में यहाँ पे एक वो पॉइंट भी लिख देता हूं, अ बॉडी cannot have constant velocity but varying speed. अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो स्पीड भी कांस्टेंट होगी। वेलोसिटी में दो चीजें होती हैं, एक होती है स्पीड और एक होती है डायरेक्शन। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो दोनों कांस्टेंट है, बट अगर स्पीड कांस्टेंट है तो जरूरी नहीं है वेलोसिटी कांस्टेंट है, डायरेक्शन तो चेंज हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट, कैन अ बॉडी हैव कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट वेलोसिटी बट वेरिंग स्पीड? आ गया वही क्वेश्चन, कांस्टेंट वेलोसिटी बट वेरिंग स्पीड, नॉट पॉसिबल। ठीक है, अगला, इज इट पॉसिबल दैट डिस्प्लेसमेंट इज जीरो बट नॉट डिस्टेंस? ऑब्वियसली यस। एक बॉडी को ऊपर बैठा वापस हाथ में आ गई, डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई, जीरो, बट डिस्टेंस जीरो नहीं है। पहले एच हाइट पर गई थी, फिर एच हाइट वापस आई, तो डिस्टेंस हुआ 2h, डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, जीरो। अगला, व्हाट इज द न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ वेलोसिटी टू स्पीड? वेलोसिटी और स्पीड का रेशियो, वैल्यू वाला रेशियो हमेशा 1 से छोटा होगा या इक्वल होगा, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होता है, डिस्प्लेसमेंट हमेशा डिस्टेंस से छोटी होती है। इसी तरह इसीलिए ये होगा, मतलब ये क्यों हुआ, ये हुआ बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से छोटा होगा हमेशा या इक्वल होगा, तो वेलोसिटी हमेशा स्पीड से कम होगी। वेलोसिटी लेस देन वैल्यू, वेलोसिटी लेस देन इक्वल टू वैल्यू ऑफ स्पीड। ठीक है, समझ में आ गई सारी बात? 14 तक सारे क्लियर? और आ जाइए, टोटल 50 है, ये आप सारे डिस्कस करूंगा। शुरुआत वाले जल्दी जल्दी हो रहे हैं, आगे नंबर्स वाले आएंगे, न्यूमेरिकल टाइप्स, वो पूरे पूरे लिख के सॉल्व करके समझाऊंगा। 15, in which case average speed equals average velocity? एवरेज स्पीड और वेलोसिटी, एवरेज स्पीड और वेलोसिटी बराबर कब होंगे, जब डिस्टेंस किसके बराबर होगा, डिस्प्लेसमेंट के। मतलब मोशन क्या होना चाहिए, अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। सो ऐसा कब होगा, जब डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट होगा। लाइन क्या होगा बेटा, जब डिस्टेंस किसके बराबर होगा, ऐसा तब होगा अगर डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट होगा। मतलब मोशन क्या होगा, स्ट्रेट लाइन पर। क्लियर है सबको ये 15 बिग? अगला, व्हाट डज द स्पीडोमीटर कैन मेजर? स्पीडोमीटर क्या मेजर करता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड। पता है ना सबको ये? अब आप इंस्टेंटेनियस स्पीड लिखो या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी लिखो, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इंस्टेंटेनियस में स्पीड और वेलोसिटी सेम होते हैं। क्यों सेम होते हैं? इंस्टेंटेनियस मतलब किसी मोमेंट पे, किसी भी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम में आप मोशन को क्या ले सकते हो, स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन पे वेलोसिटी और स्पीड क्या होंगे, सेम। व्हाट कॉजेज वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल? वेलोसिटी कैसे कैसे चेंज हो सकती है? वेलोसिटी चेंज होने के लिए या तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो, या फिर उसकी डायरेक्शन चेंज हो, या वो दोनों चेंज। सो ईदर देयर इज अ चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, that is speed, or there is a change in direction of velocity, or there is a change in both of them. So in any case क्या होगा, चेंज होगा। यहाँ तीसरा भी ऐड करो, मैग्नीट्यूड चेंजेस, इफ डायरेक्शन चेंजेस, इफ थर्ड, इफ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन चेंज।
मैग्नीट्यूड चेंज हो, डायरेक्शन चेंज हो या दोनों चेंज हो, सारे ही केसेस में क्या होगा, वेलोसिटी की वैल्यू चेंज होगी। स्पीड कब चेंज होगी, जब क्या चेंज होगा, मैग्नीट्यूड। समझ में आ गया। अदर थे 18 पे, इफ एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इज कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड बट नॉट इन डायरेक्शन, व्हाट टाइप ऑफ पाथ इट विल फॉलो। प्लीज ध्यान दीजिए, acceleration of particle is constant in magnitude but not in direction. Acceleration constant हो मतलब मैग्नीट्यूड में फोर्स सेम लगे, डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज हो। ऐसा कौन सा होता है, ऐसा होता है स्ट्रेट लाइन पाथ पॉसिबल नहीं। क्यों, लॉजिकली सोचते हैं। एक्सेलरेशन का मतलब, इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रहा हूं। एक्सेलरेशन corresponds to, समझ लो बेटा, फोर्स। आपने क्लास 10th में पढ़ा हुआ है, 9th में पढ़ा हुआ है, फोर्स इज इक्वल टू एम होता है, न्यूटन भाषा का लॉ। तो अगर एक्सेलरेशन होगी तो वो क्यों होगी, क्योंकि फोर्स एक्ट कर रही। अब मैंने क्या बोला, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इज कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड, मतलब फोर्स लगातार लग रही है वैल्यू में, बट उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही, डायरेक्शन चेंज हो रही, तो मोशन कैसा होगा। सपोज पार्टिकल इधर जा रहा है, मैं इसमें फोर्स इस तरफ लगाऊं, ये पार्टिकल मुड़ जाएगा। अब मैं फोर्स की डायरेक्शन को बदल दूं, ये पार्टिकल और मुड़ जाएगा। मैं फोर्स की डायरेक्शन को फिर बदल दूं, ये पार्टिकल और मुड़ जाएगा। मैं फोर्स की डायरेक्शन को बदल दूं, ये पार्टिकल और मुड़ जाएगा। तो ये जो पाथ होगा ये होगा नॉन लीनियर, स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, कर्व्ड पाथ होगा। नॉन लीनियर बोलो या बोलो कर्व्ड पाथ, क्योंकि अगर डायरेक्शन सेम रहती, अगर डायरेक्शन सेम रहती, अगर डायरेक्शन सेम रहती तो पाथ होता स्ट्रेट लाइन। जैसे अर्थ की ग्रेविटी नीचे लगती है, मैग्नीट्यूड भी सेम है, डायरेक्शन भी सेम है, आप बॉडी को छोड़ोगे हमेशा नीचे गिरेगी ना, तो पाथ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन। बट अगर मैं एक्सेलरेशन की डायरेक्शन को बदल दूं तो पाथ क्या होगा, कर्व। समझ में आई बात। इसको डिटेल में पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन में। जब आप सर्कुलर मोशन में पढ़ोगे तो सर्कुलर मोशन में एक टर्म पढ़ोगे जो शायद आपने नाम सुना होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। वो फोर्स या एक्सेलरेशन हमेशा सेंटर की तरफ लगती है, हमेशा सेंटर की तरफ लगेगी, तो डायरेक्शन कंटिन्यूअसली क्या होगी, चेंज हो। आई बात समझ। दिस इज द रीजन कि मैं कंसेप्चुअल डिस्कस कर रहा हूं सॉल्यूशन होने के बावजूद, ताकि एक्सप्लेनेशन हो पाए। तो अगर कोई नहीं समझ में आए किसी को तो प्लीज उसी वक्त बोलिएगा, ठीक है। दोबारा सुनो, मैंने बोला अगर एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम होगा तो पाथ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन। अगर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज होगी, माने फोर्स की डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज होगी, तो पाथ क्या होगा, कर्व। इसका एक और एग्जांपल देखो जो आप फेमिलियर हो शायद ऐसे क्वेश्चन से। सपोज यहां पे मैंने इस पॉइंट पे एक रस्सी को बांधा और यहां पे घोड़े को बांध, ये घोड़ा है। अब ये घोड़ा रस्सी को खींच रहा है, घोड़ा रस्सी को खींच रहा है, रस्सी ने घोड़े को पकड़ा हुआ है। अब घोड़ा सामने भागता है तो क्या वो सामने भाग पाएगा, वो कर्व लेगा कि नहीं लेगा। जब घोड़ा सामने भागने की कोशिश करेगा तो घोड़ा कर्व लेगा कि नहीं लेगा। रस्सी हमेशा क्या रहेगी, सीधी रहेगी। मतलब पहले रस्सी ने उसे इधर खींचा, यहां पे रस्सी ने उसे इधर खींचा, देखो फोर्स की डायरेक्शन बदली तो पाथ कैसा हो गया, कर्व। ये फोर्स कौन सी होगी, सेंट्रीपिटल। और एग्जांपल, धरती माता और सूर्य देवता एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, कौन सी फोर्स से, गुरुत्वाकर्षण से, ग्रेविटेशनल फोर्स। अर्थ सन के चारों तरफ गोल चक्कर लगाती है। जब अर्थ यहां पे है, सन यहां पे है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस तरफ हुई, अर्थ आगे चलेगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की डायरेक्शन बदल गई। अर्थ और आगे चलेगी, डायरेक्शन बदल गई, तो डायरेक्शन कंटिन्यूअसली बदल रही है ना फोर्स की, तो पाथ कैसा हो गया, कर्व्ड पाथ, स्ट्रेट नहीं है। समझ में आई बात। 3-4 एग्जांपल्स अब क्लियर हुआ। और देखो नेक्स्ट, ये मेरे एग्जांपल ऑफ द सिचुएशन व्हेन अ बॉडी हैज जीरो वेलोसिटी बट नॉन जीरो एक्सेलरेशन। आप एक बॉडी को ऊपर फेंकते हो, आप एक बॉडी को ऊपर फेंकते हो, नीचे गिरती है, ठीक है। आप एक बॉडी को ऊपर फेंकते हो, जब ऊपर फेंकते हो, मैंने किसी वेलोसिटी से उसे फेंका,
उसको फोर्स दी, जब उसको वेलोसिटी से ऊपर फेंका धीरे धीरे उसकी स्पीड कम होगी, जब वो टॉप पे पहुंचेगी तो रुक के वापस आती है, तो जब वो हाईएस्ट पॉइंट पे होगी तो उस पर वेलोसिटी क्या होगी, 0। बट ग्रेविटी तो अभी भी एक्ट कर रही है ना, तो एक्सेलरेशन है बट वेलोसिटी क्या हो गई, 0। और ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है, स्कूल एग्जाम्स में आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्कूल एग्जाम्स में पूछा जाता है, एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन। Give an example of situation when a body has 0 velocity but non-zero acceleration. ये डायरेक्ट 1 मार्कर का पेपर में आ सकता है। Can a body have 0 velocity but still accelerating? Same question हो गया। Another way of writing, same question. 0 velocity but still acceleration कब होगा? When the body is thrown against gravity, then at highest point its velocity is momentarily 0 but it is still accelerating क्योंकि उसके पास acceleration लग रही है कौन सी? गुरुत्वाकर्षण, gravity. Next, can the direction of velocity of body change when acceleration is constant? Yes, ये भी वही एग्जाम्पल हो गया। अगर आप एक बॉडी को ऊपर फेंकते हो तो वो पहले ऊपर जा रही है वेलोसिटी, टॉप पे पहुंच के फिर वो नीचे गिर रही है, तो डायरेक्शन चेंज हो गई वेलोसिटी की, बट ग्रेविटी हमेशा सेम है ना। जब वो ऊपर जा रही है तब भी ग्रेविटी नीचे लग रही है, जब वो नीचे आ रही है तब भी ग्रेविटी नीचे लग रही है। कोई बॉडी ऊपर फेंकी, ग्रेविटी कहाँ लगती है, नीचे लगती है कि नहीं लगती? ग्रेविटी कभी ऊपर लगती है नहीं, गुरुत्वाकर्षण हमेशा नीचे लगता है। तो बॉडी ऊपर जा रही है, ग्रेविटी नीचे, स्पीड कम हो रही है, ग्रेविटी नीचे, हाईएस्ट पे पहुंची, ग्रेविटी नीचे, नीचे गिरने लगी, अभी भी ग्रेविटी नीचे। तो बॉडी एक्सेलरेट भी कर रही है, रिटार्ड भी कर रही है, बट ग्रेविटी की हमेशा डायरेक्शन क्या है, सेम। सो कैन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ बॉडी चेंज? Yes, it may change when acceleration is constant. For example, when a body is thrown against gravity, then while moving up, its direction is velocity is upwards. While coming down, the direction of its velocity is downwards. But in both the cases, acceleration due to gravity is acting in the downward direction. समझ गई बात? Clear? ये हो गया question number 21. 22. Is it possible to have a constant rate of change of velocity? When velocity changes both in magnitude and direction. ये आगे पढ़ोगे, इसको भी छोड़ दो, ये प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन है, ये आगे पढ़ोगे, इसको अपने नोट्स पे मार्क कर लो, ये 2 डायमेंशन का क्वेश्चन है, गलती से इसमें आ गया। 23. For a particle in one dimensional motion, the instantaneous speed is always equal to the magnitude of instantaneous velocity. अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, इंस्टेंटेनियस की जब आप बात करते हो, इंस्टेंटेनियस इज ऑलवेज एट एनी मोमेंट इन अ शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम द बॉडी इज कंसिडर्ड टू बी मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन पाथ। व्हेन इट इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन पाथ, देन डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, देयरफॉर स्पीड बिकम्स इक्वल टू velocity. So instantaneous speed is always equal to instantaneous velocity because in a short duration of time, distance is equal to displacement. So in an accelerated motion, the velocity of the object always keeps on changing. Therefore, one can measure instantaneous velocity. However, when the accelerated motion takes place along straight line, the velocity of body changes only due to the change in magnitude of velocity. Therefore, अब straight line की बात कर रहे हैं तो ये otherwise generally भी कर सकते हो। मैं इसका एक जनरल स्टेटमेंट लिख देता हूँ यहाँ पे। इसका जनरल स्टेटमेंट जो हर जगह वैलिड रहेगा, सिर्फ एक स्पेशल केस में नहीं, वो जनरली स्टेटमेंट क्या रहेगा? मैग्नीट्यूड इज सेम, instantaneous velocity and speed is same because instantaneous velocity or speed is measured in very short interval of time. And in short interval of time, distance is equal to displacement. Therefore, instantaneous velocity is equal to instantaneous speed. Distance अगर displacement के बराबर होगा तो velocity और speed आपस में क्या हो जाएंगी? बराबर। क्लियर है सबको? नेक्स्ट, which of the two, velocity or acceleration, decides the direction of motion? बताइए।
वेलोसिटी, किसी भी मोमेंट पे मेरी वेलोसिटी क्या होगी वही बताएगी ना मेरा मोशन किस डायरेक्शन में, isn't it? अब एक्सेलरेशन नहीं बताएगी। जैसे ये बॉडी मैंने इसको ऊपर फेंका, एक्सेलरेशन नीचे है ना, बट स्टिल बॉडी ऊपर जा रही थी ना पहले। तो एक्सेलरेशन कभी डिसाइड नहीं करती, कौन डिसाइड करता है कि मोशन कहाँ हो रहा है, वेलोसिटी। अगला 25th, select the correct statements for the particle going on the straight line. If the position and velocity are in opposite direction, the particle is moving towards origin. एक एक करके डिस्कस करते हैं। If the position and velocity are in opposite direction, the particle is moving towards the origin. ध्यान दो, ये origin है। मेरी पोजीशन यहाँ पे है x इक्वल टू -5 पोजीशन लेफ्ट साइड पे, वेलोसिटी राइट साइड पे हो जाए तो आई एम मूविंग टुवर्ड्स द ओरिजिन, यस और नो, ट्रू। इसी तरह से अगर मैंने बोला कि ये ओरिजिन है, मेरी पोजीशन राइट साइड पे हो जाए और मेरा मोशन लेफ्ट साइड पे हो जाए, तब भी आई एम मूविंग टुवर्ड्स ओरिजिन। ठीक, तो पहला ऑप्शन करेक्ट हो गया। आपको बीच ऑफ बोला तो और भी करेक्ट हो सकते हैं। सो फर्स्ट इज करेक्ट। सेकेंड, if the acceleration and velocity are in opposite direction, the particle is slowing down. Absolutely correct. जैसे x, अब ये अभी 12th 11th में ना 10th तक आप क्या करते थे, एक्सेलरेशन पॉजिटिव तो बॉडी इसकी स्पीड बढ़ रही है, एक्सेलरेशन नेगेटिव तो बॉडी स्लो डाउन हो रही है। ऐसा जरूरी नहीं है कक्षा 11 में एक्सेलरेशन पॉजिटिव बॉडी स्लो डाउन भी हो सकती, डिपेंडिंग ऑन वेलोसिटी का। स्लो डाउन और स्पीड अप डिपेंड करेगा वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की डायरेक्शंस पे। अगर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में तो बॉडी स्पीड अप करेगी, अगर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी ऑपोजिट डायरेक्शन में तो बॉडी स्लो डाउन करे। सिंपल एग्जांपल, ग्रेविटी से ऊपर बॉडी को फेंकना है। जब मैंने बॉडी को ऊपर फेंका तो वेलोसिटी ऊपर है, एक्सेलरेशन नीचे थी ग्रेविटी, तो बॉडी क्या कर रही है, स्लो डाउन करे। टॉप तक पहुंच के जब वो नीचे गिरेगी तो वेलोसिटी डाउनवर्ड हो गई, एक्सेलरेशन भी डाउनवर्ड है, तो बॉडी क्या करेगी, स्पीड अप। सो जब वेलोसिटी की और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन सेम होगी तो बॉडी क्या करेगी, स्पीड अप। जब वेलोसिटी की और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन अपोजिट होगी तो बॉडी क्या करेगी, स्लो डाउन। क्या ये बात समझ में आती है? नेक्स्ट, ये बी पार्ट ठीक है। सी पार्ट, इफ द वेलोसिटी इज 0 इन फॉर टाइम इंटरवल, the acceleration is 0 at any moment within that time interval. If the velocity is 0 for time interval, okay, for a time interval मतलब किसी एक सेक्शन में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में वेलोसिटी अगर 0 है, वेलोसिटी 0 है तो एक्सेलरेशन क्या होगी, 0। ऑब्वियस सी बात है, होगी। क्यों? अगर मैंने बोला t1 टाइम से t2 टाइम तक वेलोसिटी 0 है, t1 टाइम से t2 टाइम तक वेलोसिटी 0 है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ x एक्सिस पे लाई करेगा। वेलोसिटी 0 का मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन होगी ना vt ग्राफ की, हॉरिजॉन्टल लाइन होगी vt ग्राफ की, तो vt ग्राफ का स्लोप क्या हो गया, 0। स्लोप 0 होने का मतलब क्या हो गया, एक्सेलरेशन क्या हो गई, 0। vt ग्राफ का स्लोप क्या देता है, एक्सेलरेशन। आप इंटरवल पे नहीं बोल रहे, आपको इंटरवल में बोला है, एक मोमेंट पे नहीं बोला, एट एनी मोमेंट। अब यहाँ पे जो है वेलोसिटी वो 0 है इन अ टाइम इंटरवल। मैं इस वक्त मूव कर रहा हूँ, ध्यान देना, मैं मूव कर रहा हूँ, कभी स्पीड अप होता हूँ, कभी स्लो डाउन होता हूँ, कभी कुछ करता हूँ, कभी कुछ करता हूँ। 3 सेकंड के रुक के चलने लगा, इस 3 सेकंड तक मेरी एक्सेलरेशन क्या थी, 0। बाद में हुई ना, जब मैं मूव हुआ था हुई ना मेरी एक्सेलरेशन, बट जब तक मैं रेस्ट पे था उस वक्त तो मेरी वेलोसिटी एक्सेलरेशन क्या थी, 0 थी ना, क्योंकि मैं रुका हूँ इंटरवल में, इसी मोमेंट पे नहीं। अब जैसे ही बॉडी को मैंने ऊपर फेंका, हाईएस्ट पॉइंट पे गई, नीचे आ गई, हाईएस्ट पॉइंट पे जाके रुक थोड़ी ना थी, अभी आ रही है नीचे, रुक जाओ, ऊपर बड़ी अच्छे हुआ है, ऐसा थोड़ी ना किया उसने। वो ये क्या हुआ, ये कंटिन्यूअस मोशन हुआ, इंटरवल में नहीं रुकी। समझ में आई बात? तो सी भी ठीक है। नंबर पे आओ, इफ द वेलोसिटी इज 0 एट एनी इंस्टेंट, एक्सेलरेशन मस्ट बी 0। नो, कब, हाईएस्ट पॉइंट पे। वेलोसिटी 0 एट एनी इंस्टेंट, ये इंस्टेंट है और ये टाइम इंटरवल था, दोनों में फर्क समझ में आ गया ना। टाइम इंटरवल का मतलब मैं रुका हूं, रुको, अब मूव कर गया,
तो थोड़ी देर के लिए मैं जब रुका था तब मेरी एक्सेलरेशन 0 थी। जब मैं रुकने वाला था तब एक्सेलरेशन 0 नहीं थी। जब मैं मोशन शुरू कर दिया फिर एक्सेलरेशन 0 नहीं है। बट जब तक मैं रुका हुआ था उस इंटरवल में तो 0 थी। अब मैं आगे जा रहा हूं, जाते 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 मुड़ गया वापस। अब मेरी एक्सेलरेशन 0 नहीं है क्योंकि मैं रुका ही नहीं, मैं मोमेंटरली रुक के वापस आ गया। तो ये इंस्टेंट हो गया और वो इंटरवल हो। फर्क समझ में आ गया दोनों में? देखो कंफ्यूजन है ना क्वेश्चन में, ठीक। अब ये टेस्ट में आ जाता सीधा, अब डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते, सोचोगे तो चीजें ईजी। अगले पे आओ 26। इन वन डायमेंशनल मोशन इंस्टेंटेनियस स्पीड satisfy 0 to v naught. In one dimensional motion इंस्टेंटेनियस स्पीड भी satisfies 0 to v naught। मतलब इंस्टेंटेनियस स्पीड जो है वो 0 से लेकर एक मैक्सिमम वैल्यू तक है। मिनिमम वैल्यू 0 हो गई, मैक्सिमम वैल्यू v naught तक गई है। फर्स्ट पार्ट, द डिस्प्ले ऑफ ए ऑप्शन, द डिस्प्लेसमेंट इन टाइम p मस्ट ऑलवेज टेक अ नॉन नेगेटिव वैल्यू। क्या ये जरूरी है? मैंने बोला वन डायमेंशन मोशन में वेलोसिटी 0 से v naught तक गई है। इंस्टेंटेनियस स्पीड 0 से, इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी नहीं, इंस्टेंटेनियस स्पीड, ये टर्म नाम की। इंस्टेंटेनियस स्पीड 0 से v naught है, तो वेलोसिटी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती है ना, हमें तो नहीं पता। स्पीड बोला 0 से v naught है। जैसे एक बॉडी है, मैंने यहां से इसे फेंका ऊपर की तरफ 10 मीटर्स पर सेकेंड, तो वो 10 मीटर्स पर सेकेंड से ऊपर जा रही है, हाईएस्ट पे पहुंची, वेलोसिटी क्या हो गई 0, नीचे आई 10 मीटर्स पर सेकेंड से नीचे गिर गई, तो उसकी स्पीड कहां से कहां तक हुई, 0 से 10 के बीच में वेरी करी। उसकी वेलोसिटी कहां से कहां मेजर करी, -10 से +10 तक वेरी करी कि नहीं करी। तो स्पीड ने 0 से मैक्सिमम तक गई, बट वेलोसिटी नेगेटिव भी जा सकती है ना। फर्स्ट ऑप्शन, डिस्प्लेसमेंट इन टाइम p मस्ट ऑलवेज टेक नॉन नेगेटिव वैल्यूज। डिस्प्लेसमेंट हमेशा पॉजिटिव होगा। क्यों जरूरी है? बिल्कुल नहीं। क्यों जरूरी नहीं है? क्योंकि -v naught हुआ क्या, ये है क्या, स्पीड। तो वेलोसिटी कहां से कहां तक होगी, -v naught t से लेकर, -v naught से लेकर +v naught तक। तो डिस्प्लेसमेंट कहां से कहां तक होगी, t टाइम में, -v naught t से लेकर +v naught t तक। तो नेगेटिव वैल्यूज भी हो सकती है और पॉजिटिव वैल्यूज भी हो सकती है किसी भी मोमेंट। ठीक है, सो फर्स्ट ऑप्शन ए नहीं है। डिस्प्लेसमेंट x इन टाइम p वेरीज एज, ये बी ऑप्शन इज द आंसर। -v naught t से +v naught t पर। एक्सेलरेशन इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव, गलत। मोशन हैज नो टर्निंग पॉइंट्स, गलत। ऊपर जाके वापस भी तो आ सकता है। ठीक है, After that, the genes and payments were lost due to space and support the leads and bases. और अब ठीक है, वो वैल्यूज दी है बेटा। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और स्पीड में सिर्फ वेक्टर का फर्क है, वैल्यू वाइज दोनों सेम होती है। वेलोसिटी मैंने बोला मेरी इंस्टेंटेनियस स्पीड है 20 मीटर्स पर सेकेंड, स्टेटमेंट ठीक है। मैंने बोला मेरी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है 20 मीटर्स पर सेकेंड, गलत है। वैल्यू में 20 होगी, डायरेक्शन नहीं दी साथ। मैंने बोला मेरी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 20 मीटर्स पर सेकेंड टुवर्ड्स नॉर्थ है, अब स्टेटमेंट ठीक है। वैल्यू दोनों की सेम होती है, चाहे आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड हो चाहे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो, दोनों की हर इंस्टेंट पे वैल्यू सेम होगी। बट जब आप वेलोसिटी को डिफाइन करोगे तो आप साथ में डायरेक्शन भी दोगे। जब स्पीड को डिफाइन करोगे तब डायरेक्शन देने की जरूरत नहीं। ठीक है, नाउ minimum distance between initial and final position of a moving object in given time interval is the measurement of displacement। सबको मालूम है ना ये तो। अब यार, is it possible to have negative value of speed and displacement? स्पीड के लिए नो, डिस्प्लेसमेंट के लिए यस। स्पीड क्या होती है, स्केलर, तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेक्टर, उसकी वैल्यू हो सकती है नेगेटिव। 29, इसके बाद न्यूमेरिकल क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे। A particle is forced to move on a straight line path. It returns to the starting point after 10 seconds. Total distance covered by the particle during this time is 20 meters. What is the which of the following statements is false regarding the motion? आपको बोला particle is forced to move on a straight line path. It returns to the starting point in 10 seconds.
जाके वापस आ जाता है। एवरेज वेलोसिटी 0, बिल्कुल सही, जाके वापस ओरिजिनल पे आ गया, तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो गई? 0, क्योंकि टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या थी? 0। डिस्प्लेसमेंट इज 0, बिल्कुल सही। एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज 2, निकालना पड़ेगा। एवरेज स्पीड क्या हो गया? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल 20 अपॉन टोटल टाइम टेकन 10, एवरेज स्पीड हो गया 2 मीटर्स पर सेकेंड, ये भी सही है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज 20, बिल्कुल गलत, तो आपको रॉन्ग ऑप्शन बतानी थी, तो आंसर क्या हुआ? डी पार्ट। 30th, ये टेस्ट में दिया था मैंने। 30th कह रहा है अ बॉडी ट्रैवल्स अ डिस्टेंस s1 विद वेलोसिटी v1। s1 डिस्टेंस v1 वेलोसिटी से ट्रैवल करता है, और फिर s2 डिस्टेंस v2 वेलोसिटी से ट्रैवल करता है। आपको बोल रहा है एवरेज निकालो। एवरेज क्या होगा? टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड कितना हो गया? s1 प्लस s2 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। टोटल टाइम हो गया s1 अपॉन v1 पहले सेक्शन का, s2 अपॉन v2 दूसरे सेक्शन का। यह आ गया s1 v2 प्लस s2 v1 अपॉन v1 v2। सो एवरेज कितना हुआ? टोटल डिस्टेंस s1 प्लस s2 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम s1 v2 प्लस s2 v1 अपॉन v1 में। क्या ये समझ में आता है? नो प्रॉब्लम, इजी क्वेश्चन। इसमें आप हार्मोनिक मीन नहीं लगा सकते क्योंकि इक्वल डिस्टेंसेस में थोड़े डिवाइडेड है। इसमें आप एल्जेब्रिक मीन भी नहीं लगा सकते क्योंकि इक्वल टाइम्स में डिवाइडेड नहीं है। जब इक्वल टाइम्स में डिवाइडेड होता है तो क्या लगाते हो? एवरेज, सिंपल एल्जेब्रिक एवरेज। जब इक्वल डिस्टेंसेस में डिवाइडेड होता है तो क्या लगाते हो? हार्मोनिक एवरेज। तो हार्मोनिक एवरेज नहीं लगेगा क्योंकि इक्वल डिस्टेंसेस में नहीं है, और सिंपल एल्जेब्रिक एवरेज भी नहीं लगेगा क्योंकि इक्वल टाइम्स में नहीं है। सो आपको दोनों के इंडिविजुअली निकाल के ऐड करना पड़ेगा। आ जाते हैं अगले पे। शो दैट एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ ऑब्जेक्ट ओवर एन इंटरवल ऑफ टाइम इज ईदर स्मॉलर देन और इक्वल टू एवरेज स्पीड। तो क्या बोलोगे? एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। एवरेज वेलोसिटी is total displacement upon total time taken. Since distance is always greater than equal to displacement, therefore average speed is always greater than or equal to, average speed is always greater than or equal to average displacement. समझ में आ गई बात? क्योंकि टाइम टेकन सेम है ना, जिसका अगर डिस्टेंस ज्यादा है डिस्प्लेसमेंट से तो स्पीड भी ज्यादा होगी ना वेलोसिटी से। ठीक, नेक्स्ट। Two particles are moving with constant speed v such that they are always at a constant distance d apart and their velocities are always equal and opposite. After what time do they return to their initial positions? Please सामने ध्यान दो। Two particles, question को समझो, are moving with constant speed such that they are always at a constant distance d apart. ये एक पार्टिकल है, ये एक पार्टिकल है, ये इस तरफ भागता है, ये इस तरफ भागता है, इसके बीच में डिस्टेंस है v। जब थोड़ा आगे चले जाएंगे अभी भी डिस्टेंस v कब हो सकता है? जब ये सर्कुलर पाथ पे घूमे दो, क्योंकि जब थोड़ा आगे जाएंगे सेम डिस्टेंस कब होगा? ये इधर जाए और ये उल्टी डायरेक्शन में जाए, एक दूसरे के अपोजिट तभी होंगे ना। फिर थोड़ा आगे जाए, ये इधर हो, ये इधर हो, तब होंगे ना अपोजिट डायरेक्शन में। जब इधर पहुंचे एक इधर हो और एक इधर हो, तब होंगे ना अपोजिट डायरेक्शन में। तो बेसिकली डायामीटर आपको डी के बराबर दे दिया, तो रेडियस कितना हो गया? डी वर्ड। यहां तक बात समझ में आती है? आपको निकालना क्या है? आफ्टर व्हाट टाइम डू दे रिटर्न टू देयर इनिशियल पोजीशन? वापस कितनी देर में अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाएंगे? तो स्टार्टिंग पॉइंट के लिए डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना हो जाएगा? 2 पाई आर। 2 पाई आर मतलब पाई टी, आर को डी बाई 2 डाल दो, पाई टी। और स्पीड कितनी है? v। तो टाइम कितना होगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, पाई डी बाई टी। समझ में आ गया? क्लियर? इसमें कंप्लीट नहीं है, इसको प्लीज कंप्लीट करना है। 33rd, a body covered a distance of 1 meter along a semicircular path.
सेमी सर्कुलर पाथ में 1 मीटर ट्रैवल करती है बॉडी। ये शॉर्ट न्यूमेरिकल्स है। 1 मीटर लेंथ वो सेमी सर्कल के अलोंग कवर करती है। रेडियस आर मान लो, तो यानी पाई आर मुझे कितना दे दिया 1 मीटर, पाई आर कितना दे दिया 1 मीटर, तो रेडियस कितना हो गया 1/पाई मीटर। मानते हो यहां तक बात? आपने क्या बोला? कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी एंड द रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? डिस्प्लेसमेंट हो गया डायमीटर के इक्वल 2/पाई, और डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना दिया हुआ है 1 मीटर, तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 1/2/पाई, रिजल्ट आ गया पाई/2। ये रेशियो आ गया पाई/2। क्या ये समझ में आता है? दोनों समझ में आते हैं? पक्का? सबको क्लियर? नेक्स्ट 34th एंड 35th, बहुत सिंपल क्वेश्चंस। 34th एंड 35th डिफिकल्ट आने वाले हैं बस थोड़ी देर में। 34th एंड 35th आपको बोला a person travels along the straight road for the first half length with velocity v1, second half length with velocity v2, मीन कितना होगा? क्या तरीका बताया था? शॉर्टकट से कैसे करते हो? हार्मोनिक बराबर बराबर डिस्टेंस है ना, क्या लगेगा? हार्मोनिक मीन। और अगर पैसे ना तो रोतो मेथड आता है ना सबको, क्या करते हैं? डी डिस्टेंस मान लिया, डी डिस्टेंस मान लिया, बराबर डिस्टेंस है, पहले स्पीड है v1, बाद में स्पीड है v2, सो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ? टोटल डिस्टेंस हुआ 2d। टोटल टाइम कितना हुआ? टोटल टाइम हुआ d/v1 प्लस d/v2, सो एवरेज निकल जाएगा 2d अपॉन d/v1 प्लस d/v2, मतलब 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v। और दूसरा मेथड आपको बताया था सीधा 2/b एवरेज इस 1/b1 प्लस 1/b। आता है ना सबको? ये होता है कि इक्वल डिस्टेंसेस। अब या बॉडी ट्रेवल्स इन b with velocity v1 for time p1, v2 with velocity v2 in the same direction, average velocity। p1 स्पीड से वो ट्रैवल कर रहा है t1 टाइम के लिए, v2 स्पीड से ट्रैवल कर रहा है t2 टाइम के लिए। टोटल डिस्टेंस कितना हुआ? जो गिवन वेरिएबल्स होते हैं रिजल्ट हमेशा उसमें डालना होता है, अपने कोई वेरिएबल रिड्यूस नहीं करने होते। सो पहले टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? t1 प्लस t2 और टोटल टाइम कितना हो गया? t1 प्लस t2। तो एवरेज कितना हुआ? t1 प्लस v2 अपॉन t1 प्लस t2। ये हो गया आपका एवरेज वेलोसिटी। क्लियर है सबको? इस पर कोई दिक्कत नहीं? नेक्स्ट 36, 37, 38, 39, 40 आपके पास 5-7 मिनट का समय है। ये पहले आप अटेम्प्ट कीजिए, फिर मैं डिस्कस करूंगा। सारे करूंगा, 5-7 मिनट है आपके पास। ध्यान दीजिए, अटेम्प्ट करनी है तो। क्वेश्चन नंबर 36, द डिस्प्लेसमेंट x of a body in motion is given by x is equal to a sin omega t plus theta। ये w नहीं है, ओमेगा है, वोटा w। Determine the time at which the displacement is maximum। ये अभी आपको ट्रिग्नोमेट्री इसके लिए बहुत अच्छी आनी चाहिए, तो अभी मैं कर देता हूँ, आए ना आए फर्क नहीं पड़ता। ट्रिगो एक बार आपकी हो जाएगी 11th पे अच्छे से, तो आपको ये आसान लगेगा। साइन ऑफ कुछ भी एंगल हो, जिनकी 10th तक भी है वो भी सुनो। साइन ऑफ कुछ भी एंगल हो, कॉस ऑफ कुछ भी एंगल हो, वो सबसे बड़ी वैल्यू कब होती है? जब वो वैल्यू किसके इक्वल होती है? 1 के। साइन ऑफ कोई भी एंगल हमेशा 1 के इक्वल होना चाहिए, तो वो सबसे बड़ा होगा। तो मैक्सिमम के लिए और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा किसके बराबर होना चाहिए? 1 के। साइन ऑफ एंगल 1 कब होता है? जब एंगल कितना हो? 90 डिग्री। 90 डिग्री रेडियंस को लिखते हैं हमेशा π/2 रेडियन। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है? डिटरमाइन द टाइम। टाइम निकालना है, तो ओमेगा टी कितना हुआ? π/2 माइनस थीटा। तो टी कितना हुआ? π/2 ओमेगा माइनस थीटा बाय ओमेगा। जिसको समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, ट्रिग्नोमेट्री कर लोगे तो यह हलवा लगेगा। आ जाते हैं अगले पे। An athlete competes
one round of circular track of radius r in 40 seconds, what will be the displacement at the end of 2 minutes and 20 seconds? 2 मिनट और 20 सेकेंड, 2 मिनट और 20 सेकेंड का मतलब कितने सेकेंड्स हो गए? 140 सेकेंड्स, 140 सेकेंड्स। 40 सेकेंड में एक कंप्लीट राउंड गोल घूम रही है, 40 सेकेंड में एक कंप्लीट राउंड गोल घूम रही है। तो ये 40 इंटू 3 कितना हुआ? 180। 40 इंटू 3 सॉरी कितना हुआ? 120। सो 120 और 20 सेकेंड और, तो ये हो गया 3.5 रेवोल्यूशंस। 3.5 रेवोल्यूशन। 3.5 रेवोल्यूशन मतलब यहां से शुरू हुई, एक गोल घूमी, इधर से शुरू होके 3 गोल घूम के यहां पहुंचेगी। तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई? डायमीटर की इक्वल, डायमीटर कितना है? रेडियस है r, डायमीटर कितना हो गया? 2r। ये समझ में आ गया सबको? नेक्स्ट 38 पे क्या बोला? 38 पे बोला इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज दिस। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकाले, x दिया हुआ है। सबसे पूछो क्वेश्चन, x है 18t प्लस 5t स्क्वायर, वेलोसिटी कितना हुआ? dx by dt। डिफरेंशिएट करोगे 18 प्लस 10t, एक्सेलरेशन क्या हुआ? dv by dt। दोबारा डिफरेंशिएट करोगे 10, तो किसी भी मोमेंट पे एक्सेलरेशन कितनी हुई? 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। 39 डिस्प्लेसमेंट गिवन है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, फिर से डिफरेंशिएट करके निकालोगे, वेलोसिटी dx by dt, dx by dt आया 2 प्लस 60, एक्सेलरेशन dv by dt, डिफरेंशिएट करोगे आएगा 6। ठीक है। 40th, if the distance covered by the object varies directly as time, what conclusions could you draw? मतलब वो characterize the motion, displacement directly proportional to time, differentiate करोगे dx by dt directly proportional to 1, मतलब dx by dt क्या हो गया? constant। मतलब velocity क्या हो गई? constant। तो मोशन कैसा होगा? यूनिफॉर्म मोशन। नो प्रॉब्लम। मोशन कैसा होगा? यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर है सबको? ऑनलाइन सबको क्लियर? आगे आते हैं। यस सर। 41, 42, 43, 44, प्लीज अटेम्प्ट, यू गॉट 5 मिनट्स। 41, 42, 43, 44। सॉल्यूशन मत देखिएगा, अपने हिसाब से करिए, मैं सारे करूंगा। ध्यान दीजिए। 41 41 नंबर 41 कह रहे हैं बॉडी एक्सेलरेट्स बाय अल्फा टी। सो एक्सेलरेशन आपको दिया है अल्फा टी। when the body accelerates, what is the velocity after time t? t टाइम के बाद वेलोसिटी निकालना है when it starts from rest। एक्सेलरेशन दिया है, कैसे करूं? डेफिनेट से करूं, इनडेफिनेट से करूं? इधर इनडेफिनेट से किया, मैं डेफिनेट से कर देता हूं। इंडेफिनेट से तो आता है ना, इंटीग्रेशन अल्फा क्या हो गया, वेलोसिटी क्या हो गया, इंटीग्रेशन बी डी टी पी डी टी। पहले इंडेफिनेट से करता हूँ, इंडेफिनेट से करते हैं। एक्सेलरेशन को, वेलोसिटी को क्या लिख सकते हो? इंटीग्रेशन ए बी टी। तो ये हो गया इंटीग्रेशन अल्फा टी डी टी। सो अल्फा टी स्क्वायर बाई 2 प्लस 3। कंडीशन दी है बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एट टी इक्वल्स टू 0, वेलोसिटी 0। तो सी सॉल्व करके आया 0। इसका मतलब वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आ गया अल्फा बाई 2 टी स्क्वायर। ये थी एक मेथड। आपने करना है, मेरे को वो करना है, डेफिनेट से करना है। डेफिनेट से कैसे करोगे? एक्सेलरेशन अल्फा टी है, एक्सेलरेशन को टी टी बाई डी टी को क्रॉस मल्टीप्लाई डी टी हो गया अल्फा टी डी टी। इंटीग्रेशन डी टी, लिमिट 0 से b तक। स्टार्टिंग में 0 वेलोसिटी दी हुई है, थोड़ी देर के बाद b दी हुई है। अल्फा कांस्टेंट इंटीग्रेशन डी डी टी 0 से t टाइम तक इंटीग्रेट कीजिए। डी का इंटीग्रेशन ओवर b, टी डी टी का टी स्क्वायर बाई 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। आंसर आ गया अल्फा टी स्क्वायर बाई 2। क्लियर? समझ में आ गया? आ जाओ 42 पे।
length of the body covered is found to be proportional to square of time. 42. Length is directly proportional to square of time. आपको क्या दिया है? नेचर ऑफ एक्सेलरेशन. लेंथ हो गया कांस्टेंट टाइम्स टी स्क्वायर. डिफरेंशिएट करो. dh by dt वो हो गया वेलोसिटी, आ गया 2kt. एक्सेलरेशन हुआ dv by dt. डिफरेंशिएट करो 2k कांस्टेंट, t का डेरिवेटिव 1. एक्सेलरेशन आ गया 2k, मतलब यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन. क्लियर? एक्सेलरेशन कांस्टेंट आ रहा है, मतलब यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड. अगला, the position coordinate of a moving particle is given by this. What is the velocity at t equals to 2 seconds? ये तो हो गया होगा. डिफरेंशिएट करोगे 6 का 0, 18t का 18, 90 स्क्वायर का 18t. t equals to 2 seconds. t की जगह 2 सब्स्टिट्यूट कर दो, आंसर आ गया 54. एनी प्रॉब्लम? श्योर? सर कैलकुलेशन वाले भी 1 मार्क में आएंगे या फिर 2 मार्क? 1 2 दोनों में आ सकते. ठीक है, ओके सर, थैंक यू. अगर ये एमसीक्यू के फॉर्मेट में पूछेगा तो 1 में आएगा. अगर एमसीक्यू का फॉर्मेट नहीं आएगा तो 2 में आ सकता है. अच्छा. 44. The body is moved along a straight line by a machine delivering constant power. Power का फॉर्मूला होता है force into velocity. What is the relationship between the distance and time? Delivering constant power. Question number क्या था? 44 ना. Delivering constant power. Power है constant. Power क्या होता है? Force into velocity. Force क्या होता है? Mass into acceleration. यहां तक कोई दिक्कत? मैंने यहां क्या किया? Force को लिखा मास, और यहां क्या किया? Power को लिखा Force into velocity. इस स्टेप तक कोई डाउट है तो प्लीज बोलिए. आपको रिश्ता किसका चाहिए? आपको रिश्ता चाहिए डिस्टेंस एंड टाइम का. आपको डिस्टेंस और टाइम का रिश्ता चाहिए. क्या करोगे? सबसे पहले एक्सेलरेशन के साथ गेम खेलो. m इंटू dv by dt इंटू v इज k. तो v dv इज k by m dt. लिख सकते हो? रीअरेंज किया. वेलोसिटी वाली टर्म्स एक तरफ, टाइम वाली बाकी सब एक तरफ. स्टेप्स देख लो बेटा, पहले समझ लो, पहले लिखने का टाइम मिल जाएगा. इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स. इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स. दोनों साइड्स को इंटीग्रेट कर दो. इंटीग्रेशन बी टी वी के बाय एम इंटीग्रेशन डी टी. लिमिट्स वगैरह दी हुई है क्या? नहीं दी हुई. बिना लिमिट्स का कोई बात नहीं. पी टी पी का इंटीग्रेशन वी स्क्वायर बाय 2, के बाय एम डी पी का इंटीग्रेशन टी. वेलोसिटी आ गया प्लस सी. वेलोसिटी आ गया के बाय एम. वेलोसिटी का स्क्वायर आ गया के बाय एम इंटू टी प्लस 2c. इस स्टेप तक किसी को कोई डाउट है तो प्लीज बोलिए. वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आ गया. आपको वेलोसिटी निकाला था, क्या निकाला था? डिस्टेंस एंड टाइम. वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है आपके पास, डिस्टेंस और टाइम का चाहिए. स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट तो नहीं बोला. A body is moved along a straight line by a machine. What is the relationship? Starting from rest बोलना चाहिए, नहीं तो वो C नहीं आ पाएगा. वो C की वैल्यू निकालना जरूरी है. तो क्वेश्चन में क्या एक्शन दो? क्वेश्चन में बोला होना चाहिए given that body starts from rest. नहीं तो रूट ट्रैक पे बहुत गंदा एक्सप्रेशन आ जाएगा. Body starts from rest. So if body starts from rest, वैसे ना भी केवल हो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, तब भी यही कंसिडर मानोगे. क्यों? क्योंकि आपको क्वेश्चन बोला है मूव्ड अलोंग द स्ट्रेट लाइन. बॉडी को मूव करवाया आपने स्ट्रेट लाइन में बाय मशीन. तो शुरू में रुकी होगी तभी मूव की है बाद में, पर उसको स्पेसिफिकली गिवन होना चाहिए. तो बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट. बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट तो v 0 है, t 0 है तो v 0 है. तो आपके पास c की वैल्यू कितनी आ गई? 0.
तो वेलोसिटी का स्क्वायर आ गया k बाई एम इंटू टी, तो वेलोसिटी आ गया रूट k बाई एम इंटू रूट टी। इसको एक और कांस्टेंट मान लेते हैं, सी रूट टी, सी नहीं, चलो ऐसे ही रहना, नहीं तो और वेरिएबल्स इकट्ठे हो जाएंगे। रूट k बाई एम इंटू रूट टी। आपको निकालना क्या है? डिस्प्लेसमेंट। एक्सक्यूज मी सर, जी बेटा, सर वो v² by 2 जब 2 RHS में गया तो k बाई एम के साथ तक मल्टीप्लाई हो गया। बिल्कुल होगा, आई मिस्टेक। ठीक है, अब आपको डिस्प्लेसमेंट चाहिए, वेलोसिटी को लिखो dh by dt, रूट 2k बाई एम इंटू रूट टी, dt को क्रॉस मल्टीप्लाई, dx हो गया रूट 2k बाई एम इंटू रूट टी dt। बात हो, इंटीग्रेट कर दो पोजीशन, क्योंकि आप वेलोसिटी पे हो ना, वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट पे कैसे पहुंचोगे? इंटीग्रेट करके पहुंचोगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग। सो इंटीग्रेशन ऑफ dx रूट 2k बाई एम इंटीग्रेशन ऑफ टी dt। लिमिट क्या होगी? स्टार्टिंग में जीरो डिस्प्लेसमेंट, बाद में मान लिया x डिस्प्लेसमेंट, जीरो से t टाइम तक, dx का इंटीग्रेशन x रूट 2k बाई एम, रूट t का इंटीग्रेशन t टू पावर 3/2 अपॉन 3/2, जीरो से t, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इंटू 2/3 t टू पावर 3/2। ये आंसर आता है। समझ में आया? प्लीज इसको अपने हाथ से करो, कोई स्टेप नहीं आता तो अभी के अभी पूछो। आगे ध्यान दीजिए, आगे ध्यान दीजिए। 45, if displacement of the body is proportional to square of time, displacement proportional to square of time, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया k टाइम्स टी स्क्वायर, वेलोसिटी कितना हुआ dx बाई dt, डिफरेंशिएट करोगे k कांस्टेंट टी स्क्वायर का कितना हुआ 2t, मानते हो यहां तक? वेलोसिटी कितना आया 2kt। आपको क्या बोल रहा है? कैसा मोशन है? वेलोसिटी p पे डिपेंडेंट है तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन तो हो गया। एक्सेलरेशन को चेक करो, एक्सेलरेशन हो गया dv बाई dt, डिफरेंशिएट करोगे 2k which is constant, therefore motion is uniformly accelerated, uniformly accelerated। आ जाते हैं 46 पे, the distance traveled by the body is proportional to square of time, its acceleration remains constant। अभी किया सेम क्वेश्चन, बस पूछने का तरीका बदल गया, लहजा बदल गया। 47 अभी आपसे देखने में मुश्किल लगेगा, होगा नहीं, मैं अभी इसको बता देता हूं क्योंकि इसमें एक वेक्टर की नोटेशन यूज की हुई है, ध्यान दीजिए प्लीज। सबसे पहले हम बात करते हैं 47, एक बार देखो, मैं कोशिश करता हूँ समझाने की, हो सकता है ना समझ में आए क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या मैंने बोला? ये आई गैप का मतलब क्या होता है? आई गैप का मतलब मोशन इज अलोंग एक्स एक्सिस, और कोई काम नहीं है उसका। एक्सेलरेशन आपको दिया 4 - 2x, इन टर्म्स ऑफ टाइम आपके पास एक्सप्रेशन है ही नहीं, सो एक्सेलरेशन यही है, एक्सेलरेशन यही है। एक्सेलरेशन को आप dv बाई dt लिख सकते हो, ये है 4 - 2x, isn't it? लिख सकते हो। इंटीग्रेशन नहीं कर पाओगे इसमें, क्यों? क्योंकि 3 वेरिएबल्स हो, वेलोसिटी भी, टाइम भी और x भी। अब हम क्या जुगाड़ लगाते हैं ताकि हम एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर दें? उसके लिए मैंने क्या किया, दोनों साइड dx से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, 4 - 2x dx। क्या फायदा हुआ इसका? हाँ जी बेटे, मैंने क्या किया, दोनों साइड dx से मल्टीप्लाई कर दिया, dx बाई dt को क्या लिख सकते हो? वेलोसिटी, तो t एलिमिनेट हो गया, हमारे ओरिजिनल वैल्यूज की टर्म्स में आ गया, ये हो गया v dv is 4 - 2x dx। So integrating v dv is integration
4 minus 2x series. Integrate करो v square by 2 4x minus 2x square by 2 2 से 2 कट गया तो आपके पास वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आ गया 8x minus 2x square. इनिशियल कंडीशंस को जीरो माना है सिंपलिसिटी के लिए. सो वेलोसिटी के स्क्वायर में ये एक्सप्रेशन आ गया. मैक्सिमम स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज 4 यूनिट्स. मैक्सिमम स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज 4 यूनिट्स. मैक्सिमम स्पीड कब होगी? मैक्सिमम स्पीड एक एक करके अब चेक कर रहा हूं मैं. फॉर मैक्सिमम स्पीड dv by dt क्या होना चाहिए? 0. याद है मैक्सिमम मिनिमम के कॉन्सेप्ट में मैंने क्या बताया था? जिस चीज की सबसे बड़ी या सबसे छोटी वैल्यू चाहिए उसका डेरिवेटिव किसके बराबर होना चाहिए? 0 के. dv by dt 0 होने का मतलब x की वैल्यू मतलब एक्सेलरेशन कितना हो गया? 0. एक्सेलरेशन 0 कब होगा? एक्सेलरेशन 0 कब होगा? जब 4 minus 2x किसके बराबर हो जाएगा? 0 के. एक्सेलरेशन किसके बराबर है? 4 minus 2x. ये किसके बराबर होगा? 0 के. मतलब x किसके बराबर हो गया? 2 के. और अब इस पॉइंट पे वेलोसिटी कितना होगा? 16 minus 8. ये आ गया 8. वेलोसिटी आ गई 2. तो ये होगी मैक्सिमम. 4 नहीं होगी. तो फर्स्ट ऑप्शन ए गलत हो गया. Particle further continues to rest at x equal to 4. Particle at rest. Particle at rest का मतलब उसकी वेलोसिटी किसके बराबर हो गई? 0 के. वेलोसिटी के एक्सप्रेशन को 0 के बराबर कर दो. 8x minus 2x square 0 के बराबर. तो 2x square 2 कॉमन लेके उड़ गया. 4x minus x square 0 के बराबर. x आ गया 0, x आ गया 4. बी ऑप्शन करेक्ट हो गई. पार्टिकल रेस्ट पे आएगा x इक्वल टू 4 पे. पार्टिकल ऑसिलेट्स अबाउट x इक्वल टू 2. बिल्कुल सही. क्यों? देखो रेस्ट पे वो 0 पे, रेस्ट पे वो 4 पे. मैं x इक्वल टू 0 पे रेस्ट पे हूं. मैं इसके बाद पीछे तो मूव कर रहा हूं ना. इसके बाद मूव कर फिर x इक्वल टू 4 में फिर मैं रेस्ट पे आ गया. फिर से रेस्ट पे आऊंगा. इसका मतलब वापसी उड़ाऊंगा कि नहीं उड़ाऊंगा? तो ये क्या हो गया? ऑसिलेटरी मोशन मिडल पॉइंट के अबाउट 2 पे. पार्टिकल भी कंटिन्यूस एक्सेलरेट कर. ठीक है. तो ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है. चांसेस कम है स्कूल में आने के, बट आ सकता है मनाने. बेटे पार्टिकल x इक्वल टू 0 पे उसकी वेलोसिटी 0 है. जब एक बॉडी को ऊपर फेंकते हो आप, जब एक बॉडी ऑसिलेट करती है, ऑसिलेट का मतलब स्प्रिंग देखा है ना, ऑसिलेट करता है, इस पॉइंट तक जाता है, रुकता है, फिर वापस आता है, फिर कंप्रेस होता है, रुकता है, फिर वापस आता है. तो अगर दो रुकने वाले पॉइंट हो गए, इसका मतलब ऑसिलेशन होगा ना उन दोनों पॉइंट्स के बीच में. तो मिडल के अबाउट, तो ये 0 और 4 पे दोनों पे रुक रहा है, मतलब मिडल पॉइंट के अबाउट वो ऑसिलेट कर रहा है कि नहीं कर रहा. ठीक है. 48 पे आ जाओ. इसमें ये सोल्यूशन गलत है, एब्सोल्युटली रबिश है. ये करेक्शन करता हूं इस क्वेश्चन की. प्लीज ध्यान देना इस क्वेश्चन के लिए. 48 पहले तो 48 अगर यही क्वेश्चन होता तो इस पे करेक्शन क्या होती? आपको बोला x इज इक्वल टू p माइनस 2 का होल स्क्वायर. p माइनस 2 का होल स्क्वायर ये दिया हुआ है. अगर आपको बोला होता डिस्प्लेसमेंट निकालो बिटवीन x इक्वल टू 0 एंड t इक्वल टू 0 to 4 सेकेंड. 0 से 4 है ना, फर्स्ट 4 सेकेंड. अगर ये डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट होता तब ये मेथड सही था. तब आप क्या करते? डिस्प्लेसमेंट हो जाती है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन. होती है क्या? डिस्प्लेसमेंट. डिस्टेंस नहीं होता, डिस्टेंस नहीं होता. डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे? टी की जगह 4 माइनस टी की जगह 0. आंसर आ गया 0. तो डिस्प्लेसमेंट होती 0, बट आपको क्वेश्चन में बोला है डिस्टेंस निकाल लेंगे. डिस्टेंस कैसे निकालोगे? अभी हमने ग्राफ स्टार्ट किए हैं. सिर्फ ग्राफ पे मैंने आपको स्लोप ऑफ ग्राफ बताया है.
एरिया भी होता है। एरिया ऑफ ग्राफ देता है वाई कोऑर्डिनेट और एक्स कोऑर्डिनेट का प्रोडक्ट, ये अगली क्लास में मैंने बताना है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है वो डिस्टेंस देता है या डिस्प्लेसमेंट देता है। एक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के लिए हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ को यूज करते हैं। ये कल की क्लास में जब मैं आपको वो करवाऊंगा एरिया, तो ये क्वेश्चन रिपीट करूंगा कल की क्लास में। अभी समझा रहा हूं, बट कल की क्लास में, नेक्स्ट क्लास में जब भी मैं वो ग्राफ्स कराऊंगा उसमें ये क्वेश्चन रिपीट करूंगा। आपको x दिया है t-2 का होल स्क्वायर, डिफरेंशिएट कर दीजिए। dx/dt हो गया ट्वाइस ऑफ t-2, dx/dt हो गया ट्वाइस ऑफ t-2। ये वेलोसिटी हो गया। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इसका ग्राफ प्लॉट करो। जब इसका ग्राफ प्लॉट करोगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसे प्लॉट होता है? ये स्ट्रेट लाइन बनेगा कि नहीं बनेगा? v और t का लीनियर एक्सप्रेशन है, तो क्या बनेगा? स्ट्रेट लाइन। जब t की जगह 0 डालोगे तो v कितना है? -4, तो ये हुआ -4 मीटर्स पर सेकेंड। फिर जब v की जगह 0 डालोगे तो t आएगा 2, t आया 2 सेकेंड। तो ये ऐसे स्ट्रेट लाइन ग्राफ बने। ये पॉइंट क्या हो गया? 0, -4। ये पॉइंट क्या है? 2, 0। जब t की जगह 4 डालेगा, तो अभी आएगा 4, ये आ जाएगा 4, मानते हो ये बात? मानते हो बेटा? ग्राफ तो समझ में आता है। अब मैंने क्या बोला? वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया क्या देता है? डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। मुझे कैसे पता लगेगा? ये अगली क्लास में फिर बताऊंगा। आज समझो, आपको 0 से 4 सेकेंड तक निकालना है। तो ये एरिया और ये दूसरा एरिया, ये दोनों एरिया निकालो। ये वाला एरिया कितना हो गया? हाफ बेस इंटू हाइट, 4 मीटर। ये वाला एरिया कितना हुआ? हाफ बेस इंटू हाइट, ये भी क्या आया? 4 मीटर। ये नेगेटिव है, वो पॉजिटिव है। इससे अगर डिस्प्लेसमेंट लोगे तो हो गया -4 + 4, आंसर आ गया 0। ये नेगेटिव एरिया, वो पॉजिटिव एरिया। जो नीचे है वो नेगेटिव एरिया, जो ऊपर है वो पॉजिटिव एरिया। और अगर डिस्टेंस निकालना है तो दोनों एरियाज को वैल्यू वाइज जो आंसर आया 8 मीटर। बेसिकली हुआ क्या? मैं ऐसे गया और फिर मैं यूं हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ डिस्प्लेसमेंट 0 हो गई, पर डिस्टेंस थोड़ी ना 0 हुआ। ये एरिया नेगेटिव होने का मतलब कि मैं पहले पीछे भागूं। पहले मेरा डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है, फिर मैं आगे भागा, फिर मेरा डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है। दोनों को जोड़ दिया। अगर नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यू के साथ जोड़ता हूं, साइन के साथ जोड़ता हूं, तो मेरे पास क्या आएगा? डिस्प्लेसमेंट। अगर बिना साइन के सिर्फ नंबर्स में जोड़ता हूं तो मेरे पास क्या आएगा? डिस्टेंस। इसको अगली क्लास में इलैबोरेट फिर से करूंगा। सो जब भी आपको क्वेश्चन में वर्ड दिख जाए डिस्टेंस निकालो, तो आप ग्राफ से करोगे क्वेश्चन। क्योंकि ये जितने भी क्वेश्चन अपने ये एक्स टी ग्राफ, एक्स टी डिस्प्लेस, डिफरेंशिएट कर रहे हो, एवरेज निकाल रहे हो, सब में डिस्प्लेसमेंट आती है, डिस्टेंस नहीं आता। डिस्टेंस निकालने के लिए आपको ग्राफ प्लॉट करना ही पड़ेगा। समझ में आई बात? क्लियर? इसको कल हम दोबारा करेंगे एक बार क्लास में। अभी आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49। फॉर वन डायमेंशनल मोशन डिस्क्राइब बाय x is equal to t minus sin t, xt position at t any point is less than 0 for t greater than 0। देखते हैं, x हमें दिया है t minus sin t। आते बच्चे तो क्वेश्चन देख के डर जाएंगे, छोड़ यार ये नहीं होगा। बहुत इजी होता है, मुश्किल नहीं होता, सोचना पड़ता है। ये xt मोशन दिया हुआ है, आपको वेलोसिटी की बात की है और पोजीशन की बात की है। पोजीशन मतलब ये एक्सप्रेशन है, वेलोसिटी का एक्सप्रेशन कितना हो गया? 1 + cos t। मानते हो कि नहीं? t का डिफरेंशिएशन क्या हुआ? 1, और साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos, तो 1 - cos t। मानते हो कि नहीं मानते? अब ध्यान देना प्लीज। अगर मैं बात करता हूं x की, तो x की वैल्यू को आप कुछ डिटरमाइन नहीं कर सकते, क्योंकि साइन t चेंज होता है। साइन ऑफ कुछ भी एंगल -1 से +1 के बीच में होता है सर। कॉस ऑफ कुछ भी एंगल होगा वो भी -1 से +1 के बीच में होगा हमेशा। कॉस की वैल्यू और साइन की वैल्यू
1 से बड़ी नहीं हो सकती, -1 से छोटी नहीं हो सकती। साइन और कॉस हमेशा -1 से लेकर +1 के बीच में ही रहेगा, ऑलवेज, चाहे कुछ भी हो जाए। अब इधर आ जाओ, फर्स्ट ऑप्शन तो आउट ऑफ द क्वेश्चन हो गई, क्योंकि हमें एक्स का तो कुछ डिटरमिनेट वैल्यू निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि ये टी भी दे दिया है। सेकेंड, Vt इज पॉजिटिव फॉर t ग्रेटर देन 0। अगर t पॉजिटिव है, अगर t कुछ भी है, वेलोसिटी हमेशा पॉजिटिव होगी। क्या आप बोल सकते हो वेलोसिटी हमेशा पॉजिटिव हो सकती है? वेलोसिटी 0 भी हो सकती है ना, जब cos t +1 हो जाए तो वेलोसिटी 0 भी होगी। अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता तो बदले बदले हो जाती। फिर आंसर ग्रेटर देन 0 बोला, आंसर नहीं है, क्योंकि वेलोसिटी 0 भी हो सकती है। तब 0 हो सकती है जब cos t किसके बराबर होगा? 1 के। तो 1 - 1 कट के कितना आ जाएगा? 0। एक्सेलरेशन की दिक्कत जब बात की कर लेते हैं। एक्सेलरेशन 1 का डेरिवेटिव क्या होता है? 0। cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, तो माइनस और माइनस साइन कितना हो गया? +साइन। तो यानी जो एक्सेलरेशन होगा वो कहां से कहां तक वेरी करेगा? -1 से लेकर +1 तक, क्योंकि साइन ऑफ कुछ भी एंगल -1 से +1 तक वेरी करता है। इधर आ जाओ, एक्सेलरेशन पॉजिटिव और टी पॉजिटिव। अगर टी पॉजिटिव होगा तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव, जरूरी नहीं है नेगेटिव भी हो सकता। आ जाओ आगे, Vt लाइज बिटवीन 0 and 2। Vt का रेंज निकालना है। Vt कहां से कहां तक होगा? cos t -1 से +1 के बीच में, माइनस cos t वो भी -1 से +1 के बीच में होगा। 1 जोड़ दो, 2, 1 - cos t 0। मतलब वेलोसिटी जो है वो 0 से बड़ी होगी और 2 से छोटी होगी। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बाकी ये मैंने क्या प्रॉपर्टीज लगाई, ये आपकी मैथ्स लगी है। कॉस की वैल्यू -1 से 1, ट्रिग्नोमेट्री लगा। ये मैंने क्या किया, ये मैंने मैथ्स में लीनियर इनइक्वालिटीज के कॉन्सेप्ट यूज की। ये मैथ्स में करोगे, अगर मैं किसी भी लीनियर इनइक्वालिटी में, इनइक्वालिटी मतलब ग्रेटर हो, लेस देन हो, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई करते हो तो इनइक्वालिटी पलट जाती है। ग्रेटर हो तो लेस हो जाता है, लेस हो तो ग्रेटर हो जाता है। तो पूरे को अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई करता हूं तो -1 क्या बन जाएगा? +1। कॉस नेगेटिव, +1 क्या बन जाएगा? -1, और इनइक्वालिटी पलट जाएगी। ग्रेटर था तो लेस बन गया, ग्रेटर था तो लेस बन गया। हमें चाहिए 1 - cos t, तीनों में 1 जोड़ दिया, 0 से 2 के बीच में। अभी डिफिकल्ट लग रहा है, मैथ्स में एक बार इनइक्वालिटी कर लोगे या हल लगेगा। फिजिक्स का सबसे मेजर प्रॉब्लम बच्चों का क्या होता है, स्पेसिफिकली मेडिकल बच्चों का, मैथ्स नहीं होती इनके पास, और वो पूरे साल रोएंगे, मैं कुछ नहीं पूरे साल। तो अगर नहीं रोना चाहते मेडिकल के बच्चे स्पेसिफिकली, 3-4 चैप्टर्स हैं उनको तमीज से कर दो मैथ्स के, जो कि मेजर पोर्शन। 11th का नहीं, 11th का कर लोगे लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स, लिमिट्स भी नहीं, डेरिवेटिव्स वो मैं आपको करा चुका हूं, उतना बहुत है। 11th का डेरिवेटिव्स, ट्रिग्नोमेट्री, उसके बिना गुजारा नहीं चलेगा, साइंस में बार बार यूज होगी। लीनियर इनइक्वालिटीज, ये 3, कम से कम ये 3, ये सबसे पहली प्रायोरिटी है क्लास 11th वाले। तो अभी जो नॉन साइंस, जो अपने वो वाले बच्चे हैं जिनके पास मैथ्स नहीं है, जब मैं ये चैप्टर कराऊंगा तो मैं क्लास में इंटीमेट करूंगा फिजिक्स की क्लास में कि जो नॉन मैथ्स वाले बच्चे हैं वो अटेंड कर सकते हैं। तो जब ये कराऊंगा, दोनों चैप्टर्स, इनइक्वालिटीज हो गया और ये हो गया, ये कुछ टॉपिक्स आपको आने चाहिए, नहीं तो दिक्कत आपको बहुत हो जाएगी। ठीक है, नो ये तो हमारी बात हो गई इस क्वेश्चन की। आ जाते हैं 50th पे। 50th क्वेश्चन में क्या बोला, व्हाट इज द पोजीशन एट एनी टाइम ऑफ अ बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट with acceleration a is equal to alpha t square, a is equal to alpha t square। एक्सेलरेशन दिया है और आपको क्या निकालना है, क्या निकालना है? पोजीशन। एक्सेलरेशन दिया है, पोजीशन निकालना है। तो एक्सेलरेशन को 2 बार इंटीग्रेट करोगे, 2 बार इंटीग्रेट, बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, वेलोसिटी हो गया इंटीग्रेशन a dt, सो अल्फा कांस्टेंट इंटीग्रेशन t square dt, so alpha t cube by 3 plus c at t equals to 0, velocity is 0, तो c की वैल्यू आ गई 0। तो आपके पास वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आ गया अल्फा बाई 3 t क्यूब, ये वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आ गया। इसके बाद x का एक्सप्रेशन, वेलोसिटी को dh by dt,
अल्फा बाई 3 टी क्यूब क्रॉस मल्टीप्लाई dx हो गया अल्फा बाई 3 टी क्यूब dt इंटीग्रेट इंटीग्रेशन dx अल्फा बाई 3 इंटीग्रेशन टी क्यूब dt इंटीग्रेट करो 0 से t टाइम तक इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक या 0 से s डिस्प्लेसमेंट तक। पहले 0 डिस्प्लेसमेंट है बाद में s डिस्प्लेसमेंट बन गया। आपको पोजीशन निकालना है क्या निकालना है? पोजीशन निकालना है, पोजीशन निकालना है। तो पोजीशन को हम लिख देते हैं x नॉट और x t। x नॉट मतलब x नॉट मतलब x नॉट मतलब x नॉट मतलब पोजीशन एट t इक्वल्स टू 0 और x t का मतलब पोजीशन एट t इक्वल्स टू t। t टाइम बाद पोजीशन है x t और 0 टाइम पे पोजीशन है x नॉट। इंटीग्रेट करो dx का इंटीग्रेशन x अल्फा बाई 3 कांस्टेंट t क्यूब का t टू पावर 4 बाई 4। लिमिट्स पुट करो एक्स टी माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू अल्फा बाई 12 टी टू पावर 4। तो किसी भी टाइम पे पोजीशन कितनी आई? एक्स नॉट प्लस अल्फा बाई 12 टी टू पावर 4। ये एक्सप्रेशन आ गया किसी भी पॉइंट पे पोजीशन का। एक्स एट टी मतलब पोजीशन एट एनी टाइम टी इज एक्स नॉट मतलब पोजीशन एट टाइम टी इक्वल टू 0 प्लस दिस। क्लियर? इसके बाद का जो क्वेश्चन है ये अभी आपका वेक्टर्स में करेंगे। ये अभी मत करना, क्रॉस करके लिख दो उस पे वेक्टर्स। सो आज का काम क्या है? ये सारे क्वेश्चन आपको घर पे तमीज से करने हैं दोबारा। जो नहीं आएंगे दोबारा पूछेंगे। अगली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, गलती से भी मिस ना हो। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच।